ये है सुजुकी GS 150 जो मैंने जनवरी 2019 में ख़रीदी थी। इस अरसे में मैं इसे 22,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। सुजुकी GS 150 का इंजन मेरे नज़दीक इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है। 150cc ओवरहेड कैम सिंगल सिलेंडर। इस इंजन के अंदर टॉर्क लो RPM पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से बाइक को ज़्यादा खींचना नहीं पड़ता। एक रिक्वायर्ड स्पीड पे जाने के लिए बड़े आराम से बाइक एक्सलेरेट करती है। फ्यूल एवरेज का ये सीन है कि गर्मियों में 35 से 40 और सर्दियों में मैक्सिमम 45 किलोमीटर की एवरेज मुझे इससे मिली है। कंफर्ट के लिहाज से बाइक इतनी अच्छी नहीं है। ख़ासतौर पे जो सीट है वो बहुत सख्त है और सीटिंग पोजीशन भी बहुत अनकंफर्टेबल है। शहर में चलाने के लिए तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर कोई इसमें लॉन्ग ट्रिप का इरादा करता है तो उसको सबसे पहले बाइक की सीट चेंज करानी पड़ेगी। अलबत्ता सस्पेंशन सेटअप इसका अच्छा है। फ्रंट पे टेलीस्कोपिक शॉक्स और रेयर में कॉइल ओवर्स। बैलेंस है ग्रिप और कंफर्ट का। और मैंने फिर इसका टायर भी चेंज करवा लिया। स्टॉक साइज से थोड़ा सा बड़ा लगा है, जिसकी वजह से राइड थोड़ी सी और स्मूथ हो गई है। GS 150 और 150 SE में एक कॉमन इशू है वायरिंग का। मैंने जितने भी और यूज़र से पूछा है उनके मुताबिक और सुजुकी के अपने मैकेनिक के मुताबिक 99% GS 150 में वायरिंग का इशू है। वायरिंग का मसला एक्चुअली क्या है कि इसकी वायरिंग बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से इसका एक मेन फ्यूज़ और इसके जो ब्रेक स्विचेज़ हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। ब्रेक स्विचेज़ तो मैं ख़ुद 4-5 दफ़ा चेंज करवा चुका हूँ और कोई 3 बार मेन फ्यूज़ भी चेंज करवा चुका हूँ। यही वजह कि आप अक्सर देखेंगे कि सुजुकी के डीलर्स के पास ब्रेक स्विचेस जो है वो अक्सर आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। दूसरा कॉमन इशू जो GS 150 SE और GD 110 में भी कुछ हद तक आया है वो ये है कि इसका हैंडल जो है वो लूज़ हो जाता है। यानी आपको एक बाकायदा एक झटका सा महसूस होता है हैंडल से, और हर कुछ अरसे बाद उसको या कह लें हर ट्यूनिंग के बाद उसको जो है वो टाइट करवाना पड़ता है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये मोटरसाइकिल्स इतने टाइम से प्रोडक्शन में और सुजुकी तक, पाक सुजुकी तक ये कंप्लेंट्स बारहा पहुंच रही हैं। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, लोग फेसबुक पेज पे जाके उनके कंप्लेन कर रहे हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के थ्रू ये कंप्लेंट्स पहुंचती हैं, लेकिन सुजुकी ने आज तक इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया। बाइक्स जैसी थी वैसे ही चली आ रही हैं। तो इससे सुजुकी का कमिटमेंट जो है क्वालिटी की तरफ उसका पता चलता है, और उनका R&D डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है इसके बारे में पता चलता है। बाइक की बिल्ड क्वालिटी से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। मुझे अभी तक इसके ना मेटल पार्ट से ना प्लास्टिक पार्ट से कोई शिकायत नहीं है। क्रोम पार्ट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ना बाइक में किसी किस्म की कोई फजूल आवाज़ है। पुश स्टार्ट है बाइक में, RPM मीटर है, किल स्विच है, 5 स्पीड सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन है। हेडलाइट इसकी दिखने में बहुत अच्छी है, एक राउंड क्लासिक लुक है, लेकिन फंक्शन वाइज बिल्कुल बेकार है। यानी रोड को बिल्कुल भी रोशन नहीं करती। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने LED बल्ब लगाया तो है, लेकिन वो सिर्फ 30% इम्प्रूवमेंट आई है। तो अगर कोई बंदा बेहतर लाइट चाहता है तो उसको ये हेडलाइट चेंज करवानी पड़ेगी। तो अगर किसी को ये बाइक ख़रीदनी है उसको ये मशवरा दूंगा कि यूज़ की तरफ जाएं इस बाइक में, न्यू की तरफ नहीं, क्योंकि जिस प्राइस पे ये पहुंच चुकी हैं बाइक उसमें उनकी वर्थ नहीं है। ठीक है, सुजुकी की ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान अवेलेबल है जिसमें 0% मार्कअप है, लेकिन इवेंचुअली पैसे आप ही की जेब से जाने हैं। तो यूज़ की तरफ जाएंगे तो आपको कम पैसों में एक बेहतर बाइक मिल जाएगी, क्योंकि इस बाइक का रिकॉर्ड है रिलायबिलिटी के लिए। इस बाइक को कोई लाख किलोमीटर तक कुछ भी नहीं होता। जो इश्यूज़ मैंने बताए वो न्यू में भी हैं और यूज़ में भी वहीं तक रहते हैं। लेकिन मुमकिन है कि कोई आपको ऐसी बाइक मिल जाए जिसकी वायरिंग चेंज हुई भी हो, यानी बेहतर हुई भी हो, और सीट लोग अक्सर चेंज करवा लेते हैं जो लॉन्ग टूर पे जाते हैं, और हेडलाइट भी चेंज करवा लेते हैं। तो मुमकिन है यूज़ में आपको एक बेहतर डील मिल जाए न्यू की निस्बत।